ऑप्स फार्मा इंटीग्रेशन। सो हम प्रोलैक्टिन के बारे में डिस्कस करने वाले थे। प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है लैक्टोट्रॉफ्स से, एंटीरियर पिट्यूटरी में जो लैक्टोट्रॉफ्स रहते हैं उससे सिक्रीट होता है, और साथ में डेक्सिडुआ से सिक्रीट होता है। मैक्सिमम लेवल जो होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होता है प्रोलैक्टिन का, और लैक्टेशन के टाइम पे नहीं होता है उसका मैक्सिमम लेवल, जबकि ये एक मिथ है। जब डिलीवरी होती है ना तो 50% ऑफ लेवल प्रोलैक्टिन का फॉल डाउन हो जाता है। एंड फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन क्या होता है? ये गैलेक्टोपोएटिक होता है, यानी कि मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन होता है। देन एक क्वेश्चन आता है कि मिल्क सिंथेसिस प्रेगनेंसी में क्यों नहीं होता है, जबकि प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो मैक्सिमम प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। तो इसका आंसर ये है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी हाई रखते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, और ये दोनों हार्मोन्स का इफेक्ट इनहिबिटरी होता है प्रोलैक्टिन पे, और इसी इनहिबिटरी इफेक्ट के कारण मिल्क सिंथेसिस नहीं होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। फर्स्ट स्टिमुलस क्या होता है? इनिशिएट करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग को ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट डिक्रीज़ होना होता है फर्स्ट स्टिमुलस। वैसे तो प्रोलैक्टिन लेवल भी डिक्रीज़ होता है, लेकिन इसका इनहिबिटरी इफेक्ट रिमूव होता है ना, तो वो ज़्यादा इफेक्ट डालता है ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करने का। तो इनहिबिटरी इफेक्ट रिमूव होना मतलब कि क्या? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज़ होना। नाउ मिल्क इजेक्शन हार्मोन या गैलेक्टोकाइनेसिस करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है, और ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी कराता है। तो ये एक रीज़न हो गया क्योंकि जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि एब्डोमिनल पेन क्यों होता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, तो उसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। ना प्रोलैक्टिनोमा के बारे में देखते हैं। तो ये दो टाइप्स का हो सकता है, एक तो माइक्रो एडिनोमा जिसका साइज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, एंड दूसरा मैक्रो एडिनोमा जिसका साइज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। सो इंडिकेशंस क्या होते हैं इसके ट्रीटमेंट के? एक तो साइज ऑफ ट्यूमर ज़्यादा है, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं फ्यूचर में। देन सेकेंड इंडिकेशन क्या है कि हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म के लिए हम पहले मेंस्ट्रुएशन के बारे में देखते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन कैसा होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और वो एफएसएच एंड एलएच सिक्रेट करता है। देन उसकी वजह से ओवरी स्टिमुलेट होती है, एंड वो रिलीज़ करती है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से यूट्रस पे इफेक्ट पड़ता है और मेंस्ट्रुएशन होता है। तो अब देखते हैं कि प्रोलैक्टिन अगर इनहिबिट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, तब क्या होगा? तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है एफएसएच और एलएच कम प्रोड्यूस करने लगेंगे। उसकी वजह से ओवरी का जो साइकिल्स है वो कम हो जाएगा, है ना, साइकिल का जो नंबर है वो कम हो जाएगा, तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी की कंप्लेन लेकर आएगी पेशेंट, और उसका रीज़न क्या होगा? एनओव्यूलेशन होगा। देन ओवरी के बाद जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हो रहा है, तो यूट्रस से फिर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो मेंस्ट्रुएशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, और ओलिगोमीनिया हो सकता है। ओलिगोमीनोरिया मतलब क्या? कि साइकिल्स की जो ड्यूरेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की वो बढ़ जाते हैं। एंड अमीनोरिया भी हो सकता है, दैट इज़ एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन एक रिलैक्सिंग यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट होता है ना, यूट्राइन मसल को रिलैक्स करता है, और प्रोजेस्टेरॉन अगर लेवल उसका फॉल होता है तो अबॉर्शन हो जाता है, क्योंकि रिलैक्स नहीं कर पाता यूट्रस, रिकॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो इस इफ़ेक्ट को ना, जब भी ऐसा होता है तो उसको लुटियल फेस इफ़ेक्ट बोलते हैं ना। हम प्रोलैक्टिनोमा का और इंडिकेशन देख रहे थे नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में। तो थर्ड इसका इंडिकेशन होता है गैलेक्टोरिया, एंड फोर्थ इंडिकेशन होता है इनफर्टिलिटी। तो इन सब चीज़ों में ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? रिस्पॉन्सिव एगोनिस्ट होते हैं, सॉरी, रेस्पॉन्सिव होता है ये प्रोलैक्टिनोमा टू डोपामिन एगोनिस्ट, इसलिए डोपामिन एगोनिस्ट जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। अब डोपामिन एगोनिस्ट में दो चीज़ें आएगी, कैबरगोलिन एंड ब्रोमोक्रिप्टिन। सो कैबरगोलिन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इन दोनों में डिफरेंस हम कुछ देखते हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस है। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है कैबरगोलिन का ज़्यादा होता है, एंड ब्रोमोक्रिप्टिन का कम होता है।
देन डोज कैबरकोलिन का वीकली या ट्वाइस वीकली दिया जाता है एंड ब्रोमोक्रिप्टिन का डेली दिया जाता है। देन जो नौसिया एंड वॉमिटिंग है वो कैबरकोलिन में कम होती है एंड ब्रोमोक्रिप्टिन में ज़्यादा होती है। तो इन तीनों पॉइंट से हमें क्लियर हो रहा है कि कैबरकोलिन को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, इसीलिए वही रहता है क्योंकि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा है, बस 2 ही बार देना है वीकली या फिर 1 बार, और नौसिया वॉमिटिंग भी नहीं होंगी उसमें। देन सेफ्टी इन प्रेगनेंसी की बात करें तो दोनों ही ड्रग्स सेफ होते हैं ना। और क्या क्या डिफरेंसेस है कैबरकोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन में? बर्थ डिफेक्ट्स जो है ना, कैबरकोलिन प्रोड्यूस नहीं करता, ब्रोमोक्रिप्टिन भी प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन कैबरकोलिन का जो है ना वो स्टडी प्रूवन नहीं है ये चीज़ कि करेगा ही नहीं इफेक्ट डिफेक्ट को प्रोड्यूस, लेकिन ब्रोमोक्रिप्टिन के केस में प्रूवन है। एंड नॉसिया एंड वॉमिटिंग का तो हम देख ही चुके हैं, कैबरकोलिन नहीं करता, ब्रोमोक्रिप्टिन ज़्यादा करता। सो हाइपरप्रोलेक्टिनोमा का हम प्रोटीनीमिया में प्रेगनेंसी में क्या करते हैं ट्रीटमेंट? ड्रग ऑफ चॉइस ब्रोमोक्रिप्टिन होता है क्योंकि इसमें स्टडी प्रूवन है कि बर्थ डिफेक्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ब्रोमोक्रिप्टिन होता है। लेकिन अगर एक्सेसिव नॉसिया एंड वॉमिटिंग हो रही है ना तो फिर हम शिफ्ट कर देते हैं कैबरकोलिन में। और जब वो कंसीव करने का ट्राई कर रही है फीमेल तो फिर हम ब्रोमोक्रिप्टिन ही देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। एंड अगर हाइपरप्रोलेक्टिनोमा है, अगर फीमेल ने कंसीव कर लिया है ऑलरेडी तो साइज ऑफ प्रोलैक्टिनोमा इंक्रीज हो सकता है। एंड अगर वो एसिम्टोमेटिक है तो फिर कोई भी ड्रग हम नहीं देते हैं, स्टॉप कर देते हैं ना। एंड सजेस्ट करते हैं हर एक फीमेल को हम कि प्रोलैक्टिन लेवल को पहले करेक्ट करें बिफोर द कंसेप्शन। नाउ ट्रीटमेंट को हम एक बार में एल्गोरिथम के हेल्प से देखते हैं। तो ट्रीटमेंट डोपामिन एगोनिस्ट से ही होगा। अगर एसिम्टोमेटिक है और सिम्टोमेटिक है तो दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। एसिम्टोमेटिक है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, मेज़र करेंगे प्रोलैक्टिन को हर 3 महीने में, और अगर मैक्रो एडिनोमा हुआ तो फिर और फ्रिक्वेंटली उसको मॉनिटर करेंगे। एंड अगर प्रोलैक्टिन लेवल उस मॉनिटरिंग के दौरान ग्रेटर देन 400 mg आता है तो फिर विजुअल सिम्टम्स की उसको रिस्क रहेगी, यानी टनल विजन जो होता है उस केस में वो उसकी रिस्क रहेगी, इसलिए फिर MRI हम करते हैं और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? ब्रोमोक्रिप्टिन से। देन अगर सिम्टम्स है, विजुअल सिम्टम्स देखे जा रहे हैं तो फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी और फिर ट्रीटमेंट करते हैं हम ब्रोमोक्रिप्टिन से। देन नेक्स्ट केस में दूसरा ट्रीटमेंट ब्रेस्ट फीडिंग प्लस हाइपरप्रोलैक्टिनोमा है, तो इस केस में ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? कोई भी ड्रग नहीं देते एक तो, और क्योंकि प्रोलैक्टिन कम हो गया है इसलिए। एंड प्रोलैक्टिन फिर ज़रूरत होती है उस समय ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो ड्रग इसलिए नहीं देते क्योंकि ड्रग अगर देंगे तो प्रोलैक्टिन कम हो जाएगा और फिर प्रोलैक्टिन चाहिए रहेगा ब्रेस्ट फीड के दौरान, तो इसमें ड्रग नहीं दिया जाता है। एंड ओनली इंडिकेशन ड्रग देने का कब होता है? जब विजुअल सिम्टम्स दिखने लग जाए, तो इसमें या तो कैबरकोलिन या ब्रोमोक्रिप्टिन दोनों दे सकते हैं। प्रेफरेबली हम ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं और उसको बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग वो स्टॉप कर दे फीमेल ना। एंटीबायोटिक्स इन प्रेगनेंसी देखते हैं, तो अलग अलग एंटीबायोटिक्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं अंडर द सर्टेन टाइम। सो इसको हम देखते हैं। फर्स्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड है जैसे कि अमीकासिन और स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है और ये ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सेकेंड टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, लेकिन अगर देना पड़ जाए बाई चांस तो फिर डॉक्सीसाइक्लिन देता है। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये अफेक्ट करता है फीटल बोन को और टीथ डिस्कलरेशन कॉज करता है। और थर्ड फ्लोरोक्विनोलॉन्स है, ये भी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है और ये टॉक्सिक रहता है कार्टिलेज के लिए। नाउ नेक्स्ट फ्लूकोनाजोल है फोर्थ, एंड फिफ्थ नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है, ये सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं। देन सिक्स्थ ड्रग है ट्राइमेथोप्रिम, तो ट्राइमेथोप्रिम जो है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है और ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को कॉज करता है। देन सल्फामिथैक्सोल है, तो वो थर्ड ट्राइमेस्टर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है और ये कर्निक्टरस कॉज करता है न्यूबॉर्न में ना। एंटीबायोटिक्स जो सेफ होते हैं प्रेगनेंसी में वो कौन से हैं?
कैम्प से हम इसको याद कर सकते हैं, C फॉर सेफेलोस्पोरिन, A फॉर एमॉक्सीक्लेव, M फॉर मेट्रोनिडाजोल एंड P फॉर पेनिसिलिन। नाउ ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के लिए एंड वेजाइनल इन्फेक्शंस के लिए। तो इसको हम देखेंगे। फर्स्ट ट्राइकोमोनास वेजाइनेटिस के लिए मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है और ये 500 mg BD दिया जाता है दिन में 2 बार 7 दिनों के लिए। और सेकेंड बैक्टीरियल वेजाइनोसिस अगर हुआ है तो एक तो मेट्रोनिडाजोल 500 mg BD दिन में 2 बार देंगे ही 7 दिन के लिए, और साथ पे सेकेंड क्लिंडामाइसिन देंगे 300 mg ओरली ट्वाइस डेली फॉर 7 days। ये भी 300 mg दिन में 2 बार 7 दिन के लिए है। ना थर्ड कैंडिडियासिस अगर हुआ है तो टॉपिकल इमिडाजोल देते हैं। फोर्थ अगर एनारोबिक इन्फेक्शन होता है तो मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है। नाउ फिफ्थ अगर क्लेमाइडिया है तो फिर एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, सिंगल डोज दिया जाता है इसका 1 ग्राम का। नाउ सिक्स अगर गोनोरिया है तो इंजेक्शन दिया जाता है सेफ्ट्रैक्सोन का 500 mg का दिया जाता है इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज। सो ये हमने ऑप्स फार्मा इंटीग्रेशन को डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।